तो मैं आपसे, चूंकि आप एनआरआई हैं और एक जागरूक भारतीय हैं, मैं सोचता हूं कि आपके हित में भारत का हित हमेशा रहता होगा। यस यस, स्वाभाविक है। तो मैं आपसे एक बहुत छोटा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि हम्म, क्या आपको इस बात का आभास है कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून पिछले 75 साल से थोप के रखे गए हैं? FBI। एक बार मैं बिल्कुल। फिर से दोहरा देता हूँ। क्या हाँ आप हाँ, इस बात मैं उस बात से एग्री हूँ, बिल्कुल एग्री हूँ। ओके। अच्छा, दूसरी बात है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है, वह भी वही व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने इजाद की थी। और इस व्यवस्था के तहत हमारे फ्रीडम फाइटर्स को उनकी बिना बड़ी गलती के फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था। क्या हमारे इन विद्वान नेताओं ने उस व्यवस्था को एज इट इज अपने भारत देशवासियों के ऊपर थोप के नहीं रखा है? बिल्कुल है, सिर्फ अंग्रेजों की जगह स्किन बदल गई, बाकी सब वही है। तो यदि रविंद्र जैन जी, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, हम्म, यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या हम्म। अपने देशवासियों के ऊपर ऐसे घृणित कानून और घृणित व्यवस्था थोप के रखते या उसे बदल देते? उसको बदलना ही चाहिए अभी। अब बट मेरे हिसाब से जो भारत, मुझे जो लगता है ना, हमारा सबसे पॉलिटिशियन और जो भी है, वो तो जो है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज अवर जुडिशियल सिस्टम। क्योंकि वो जब तक सही नहीं नहीं हो। नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे राजनेता है, क्योंकि हम समय उसमें पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं, पुराने नियम कानून को बदल सकते हैं, प्रशासनिक और जुडिशियल सिस्टम को भी बदल सकते हैं। कहाँ बदल आवश्यक सकते हैं? वो आवश्यकता जुडिशियल अनुसार, में हुआ। जैसे 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 मिनट हाँ, आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर सकते हैं। अब हमारी जुडिशियल व्यवस्था तो इतनी दुष्ट है कि उसमें जुडिशरी को घराना बना दिया है। जैसे म्यूजिक के घराने होते हैं, हाँ। ऐसे ही जो है जज का बेटा जज, जज का बेटा जज। यस यस। आपको ये मालूम है कि जो सिविल जज के लिए जो एग्जामिनेशन होती है, उसमें हम्म, इन्होंने इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क रख दिए हैं। और अच्छा। ये बाहर के इंटेलिजेंट लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स के नीचे ही नंबर देते हैं। हम्म। तो वो फेल बाहर हो जाएगा, तो उसको जज में ही नहीं घुसने देंगे। हाँ, तभी तो इन्होंने जो जुडिशियल रिव्यू पिटीशन आया था, दुनिया के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि 100% संसद के अप्रूवल कोई भी आप लॉ को बाहर फेंक सकते। ये तो जोक बना के रखा है इन लोगों ने। देखिए, वो व्यवस्था इस तरीके से थी कि जुडिशरी में भी अंग्रेजों के ही लोग बैठे थे। वो हाँ, इनके नेताओं कोई गड़बड़ ना कर दें, क्योंकि देखिए, ये भ्रम फैलाया गया है कि आपका संविधान डॉक्टर आम्बेडकर ने बनाया है, ये शुद्ध और बड़ा झूठ है। इस बात को मानते हैं क्या आप? मुझे ये तो नहीं मालूम, बट ये जो भी मैं संविधान आपको बनाया बताता गया वो। हूँ मैं हाँ जी। आपको बताता हूँ 7 लोगों की टीम ने एक ड्राफ्ट जो है लॉ बनाया था, ड्राफ्ट संविधान बनाया था। और नेहरू की इच्छा थी, किसी अंग्रेज का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके माध्यम से उसे रिफाइन कराना था। तो अच्छा। गांधी जी ने इस बात का अपोज किया कि बहुत ही गलत संदेश जाएगा। तब ये ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जिसमें डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे। हम्म, और इस ड्राफ्ट कमेटी ने 3 साल में कब खड़े होके क्या कहा, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। हम्म, मतलब जो भी 3 साल की उन्होंने कवायद की है, उसके वर्बेटम डिटेल के, अब फलाना व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने धन्यवाद कहा, उसने ये कहा, श्रीमान जी ये कहा, आपको हर चीज हम्म, कॉमा फुल स्टॉप के अवेलेबल हम्म, है। इसका मतलब है कि उस ड्राफ्ट कमेटी के हाथ में एक ड्राफ्ट किसी ने दिया हुआ था जिसको वो हम्म, रिफाइन कर रहा था। हम्म। चूंकि इस देश का इतिहास बदल दिया गया, तो इन दुष्ट राजनेताओं ने बहुत सारी चीजें छिपा ली और गलत कही।
सही है। ये बताओ, ये मतलब ये किसी भी दुष्टता की पराकाष्ठा है कि हाँ। संविधान में एक आर्टिकल घुसेड़ दिया जाता है, वो भी प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से। आर्टिकल 35A हम्म। जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाकर घुसेड़ा है, राइट। अब यस मैं यस। आपसे पूछता हूँ, यदि आपको थोड़ा बहुत संविधान का ज्ञान है या नहीं है, तो मैं उसे आपको सप्लीमेंट करूंगा हम्म। कि हमारे देश का संविधान राष्ट्रपति को कोई आर्टिकल घुसेड़ने की ताकत नहीं देता यस, एग्री, आई नो। है। और यदि कुछ हमें बदलाव करना है, क्योंकि कोई भी संविधान स्टैटिक नहीं होता है, परिस्थितियों के अनुसार उसे बदलने की जरूरत होगी। लिहाजा आर्टिकल 365 में संविधान के बदलने की व्यवस्था की गई है, राइट। हम्म। यस। तो यदि नेहरू जी बहुत एग्रेसिवली फील कर रहे थे कि 35 जैसी कोई चीज संविधान में घुसेड़ना है, तो उन्हें पार्लियामेंट के हाउस में जो है ना ले जाते, उसे संशोधित कराते। लेकिन उन्हें मालूम था कि वो घृणित बातें कर रहे हैं, जो उस समय की पार्लियामेंट्रियन बिल्कुल नहीं मानेंगे। लिहाजा दुष्टता पूर्वक राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाया गया। तो जब पहले इन्होंने भेजा, तो राजेंद्र प्रसाद ने उसमें 8 पॉइंट लिखते हुए उसको वापस कर दिया, राइट, कि ये हम्म। संवैधानिक नहीं है। हम्म। इसका जवाब दिया जवाहरलाल नेहरू। यू नो क्या लिखा उन्होंने जवाब हम्म। में? मैं आपके 8 बिंदुओं से सहमत हूँ, आप इसे जारी करें, हम चाय पर आपसे अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। ये माननीय जवाहरलाल नेहरू के घर की खेती थी। बट सर, मेरे हिसाब से जवाहरलाल नेहरू ने तो जो किया वो किया, बट इस सब का मेन जो माइंड है, दैट वाज द जो दैट सो कॉल्ड बापू। ही इज द मैन कल्प्रेट ऑफ ऑल दिस। देखो, मैं आपको बताऊं, बापू जी को महिमा मंडित किया गया। देखो, हाँ। पुलिस में हम लोग एजेंट रखते हैं, जिनको हाँ हम जी। इन्फॉर्मर कहते हैं। यस यस। ये आरएसएस वाले, बहुत सारे चड्डी वाले हमारे जो है इन्फॉर्मर हुआ करते थे, जिन्हें हम मंथली पैसा देते हम्म। थे। मुझे लगता है कि अंग्रेजों के ये भी चड्डी वाले ही व्यक्ति थे। आई हाँ डोंट हाँ, नो व्हाई। पक्का। अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वैसे आपको बहुत नॉलेज होगा। मैं म्यांमार में वहाँ हिंदी खबर करके एक न्यूज चैनल है, उसका वॉलंटरी रिपोर्टर भी हूँ। मैंने जी। 7 लोगों का इंटरव्यू किया जी। जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया। ओ आप वाओ। उनका उनका इंटरव्यू आप सुनेंगे और उनकी व्यथा सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो ये हमको बोलते हैं, ये जो हमको आज़ादी आप थोड़ा मिली, सा उसका थोड़ा संक्षेप में बताएं तो मुझे लाभ मिल जाएगा, वो और फिर ये मैं आपके वो वो इंटरव्यू ये भी देख बोलते लूंगा। हैं हम्म। कि ये सब जो गांधी और नेहरू ने जो किया है, इसका स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ादी का आंदोलन चलाया, उससे इनकी जो अंग्रेजों की आर्मी थी, उसमें रिवोल्ट ऑलमोस्ट हो गया था। तो उन्हें हम्म। समझ में आ गया कि अभी हम यहाँ रह नहीं सकते। आर्मी रिवोल्ट कर रही थी, तो फिर उन्होंने उसको ये सब इनको के सांप भी मर जाए। तो और दूसरी चीज, वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, वो बताते हैं कि ये एक और क्वेश्चन जो हमेशा कल एक दिन मेरे बेटे ने पूछा मेरे को, डैडी हम्म। 1947 और 1950 के बीच अराउंड 60 और से 60 प्लस कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। हम्म। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच डिवाइडेड। वो हम्म। तो अंग्रेज छोड़ने के जाने ही वाले थे इंडिया, बिकॉज उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। बट हमको ये पहली बात तो 2 टुकड़े करने की जरूरत नहीं थी। बट बापू की ये 2 ये औलादें ये थी, एक ये जिन्ना और ये एक नेहरू। उनको देखिए खुश ये करना था। देखिए, ये 2 टुकड़े तब हुए जब हमारे पूजनीय महात्मा गांधी ने ये कहा था कि ये देश मेरी लाश पर बटेगा। अब वो अच्छा है, नाथूराम अब गॉडसे ने पहले ही ठोक दिया होता उसको तो बहुत अच्छा रहा होता। चलिए, मैं इसको थोड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में एनालाइज करता हूँ। हम्म। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब नेहरू ने और जिन्ना ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस देश को बांटने का फैसला लिया, तो हम्म। उसमें टंडन और सीमांत गांधी जी बहुत भड़के। एक ओपन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये लोग बहुत भड़के कि क्या बदतमीजी है।
और उन्होंने गांधी जी से अपील की कि भाई आपने तो ये कहा था, आप इंटरवीन करिए। तो जब गांधी जी का बोलने का टर्न आया, तो गांधी जी ने कहा देखो भाई, वर्किंग कमेटी जो आपकी है उससे बेहतर तो कोई हो नहीं सकता है। वर्किंग कमेटी में बैठे जिन लोगों ने जो भी निर्णय लिया है वो देश के हित में ही लिया होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं इसे आप मान्य करें। मतलब एक दुष्ट व्यक्ति जो कहता है कि मेरी लाश पर ये देश बटेगा बिना उचित कारण के, सिर्फ जो है जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वह जो है इतनी दुष्टता करता है। अब आप ये बताइए, वर्किंग कमेटी में एक ये निर्णय था कि जो वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष होगा वो देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनेगा, इसके बाद चुनाव में जो जीतेगा वो बनेगा। हम्म। राइट। नेहरू को उसमें 0 वोट मिला, सरदार पटेल को 12 वोट मिले, कृपलानी को 2 वोट मिले, 1 वोट और किसी को मिला। तो 0 वोट पाने वाला व्यक्ति इस देश पर थोप दिया गया प्रधानमंत्री के बदौलत। और चूंकि वो योग्य व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने पर्दे के पीछे इतने समझौते किए और इन दुष्ट राजनेताओं ने उसे जाहिर नहीं किया। आज की सरकार भी उसे जाहिर नहीं कर रही है। आपको ये मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1949 में लंदन में जाकर एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया, हम्म। जिसके तहत जिसमें उन्होंने कहा कि मैं क्राउन की मातहती जो है ना स्वीकार करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री को बिना पार्लियामेंट में को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लिए ऐसा डिक्लेरेशन साइन करने की शक्ति है क्या? नहीं है। तो अरे, जिसके साथ कितनी दुष्टता हुई। और अभी भी मुझे तो उनने जो किया उनसे ज्यादा लोगों पे वो आता है आज भी साले। कम से कम इतने सारे लोग इन नकली गांधियों को आज भी वोट करते हैं बिकॉज हम सब नहीं, हम एक्चुअली में हम लोग जो विद्वान हैं, हम्म। हम लोग चरित्रहीन, बहुत ही मतलबी, खुदगर्ज, स्वार्थी लोग हैं, जो अपने छोटे से लाभ के लिए इन राजनेताओं के और इस राजतंत्र की व्यवस्था के चरण सेवक बने हुए हैं। सही है। हमें लज्जा ही नहीं आती है। सही है, बिल्कुल आई एग्री विथ यू। और जिनको हम अपेक्षा करते हैं संविधान में चार चार आर्टिकल, 109, 110, 111, 112 में जिन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है, इन दुष्ट राजनेताओं ने उन्हें अपना चरण सेवक बना लिया है। और आपको मालूम है कि ये चरण सेवक यदि अपराध भी करेंगे तो न्यायालय को संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है। हम्म। आप क्या सेक्शन 197 सीआरपीसी को समझते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं आता। सेक्शन 197 सीआरपीसी कहता है कि इनके विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर भी जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी, न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है। और आज की डेट में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में हजारों केस सिद्ध पड़े हुए हैं। न्यायालय सिर्फ इसलिए संज्ञान नहीं ले पा रही है कि ये दुष्ट राजनेता अनुमति नहीं दे रहे हैं। मेरे एक व्यक्तिगत केस में आपको सुनाता हूँ। हम्म। जब मैं एसपी मंडला था, बहुत पुरानी बात है, हम्म। 1988 की बात है, हम्म। 89 की बात है, 89 हम्म। 89। हम्म। तो हमारे प्रोडिसेसर ने डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के विरुद्ध 6 केस पंजीबद्ध किए, वो भी कलेक्टर की रिपोर्ट पर। हम्म। लेकिन वो उसमें विवेचना का शायद उन्हें समय नहीं मिला, तब तक मैंने उनको रिप्लेस किया। हम्म। और जो हमारे प्रोडिसेसर थे वो हमारे बड़े भाई जैसे थे, हम लोग साथ में, मैं एज ए प्रोबेशनर उनके अधीन रहा था। हम्म। और बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने हमने उनकी सबकी विवेचना पूर्ण की और उन्हें सिद्ध करके फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ने कहा कि साहब इसमें यदि हम 197 की परमिशन नहीं मिलेंगे तो कोर्ट में जो है अपराधियों को फायदा मिल जाएगा। हम्म। तो मैंने उसकी 197 सीआरपीसी की अनुमति के लिए प्रकरण भेजा। जब मैंने वो प्रकरण भेजा, हम्म। उसके जस्ट बाद जो है मुझे लोगों ने बताना चालू किया कि साहब ये तो बहुत तेज इंसान है, आपने इसने अपराध किया है, अपराध करना तो कोई किसी का शासकीय ड्यूटी होता नहीं है, हम्म। आपने गलती की है 197 की अनुमति मांग के। और हम्म। उसने हो सकता है आपके डीपीओ को ही प्रभावित कर लिया हो।
अच्छा। तो फिर मैं हर सप्ताह एक डियो लेटर लिखना चालू किया सरकार को हम्म। कि यहाँ पे ये चर्चा है, इससे प्रशासन की छवि धूमित हो रही है। हालांकि ये सही नहीं होगा, लेकिन हम्म। आ, इस तरीके की अफवाह से जो है प्रशासन की काफी छवि खराब हो रही है। लिहाजा आपसे निवेदन है कि शीघ्र विचारण कर अनुमति भेजें। राइट। हम्म। मेरे पत्र के फॉलो अप में मुझे याद नहीं कि मेरे डीआईजी पीएसक्यू किसी ने भी कोई फॉलो अप लेटर लिखा हो, ऐसा एटलीस्ट मेरे स्मृति में नहीं है। ठीक है ना। हम्म। एक सडन डे हमारे पास 6 प्रकरण में रिफ्यूजल आ जाता है। हम्म। सरकार ने अनुमति मना कर दी। तो अच्छा। दिमाग घूम गया मेरा। तो मैंने एक खात्मा चाक किया। वो खात्मा कम, चालान ज्यादा था। ठीक है ना, हम्म। चार्जशीट ज्यादा थी। हम्म। उसमें कहा कि साहब इस तरीके का जो है एक शिकायत थी, इसका ये विवेचना में साक्ष्य है, अपराध सिद्ध पाया गया। हम्म। यह अपराध इनकी शासकीय ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकता है। राइट। हम्म। लिहाजा 197 की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस ध्येय से कि बाद में ये 197 का लाभ लेने की कोशिश ना करें, इसे शासन को भेजा गया था। हम्म। शासन ने अनुमति देने से मना कर दिया है, अनुमति हम्म। रिफ्यूज कर दी है। हम्म। लेकिन अनुमति को देखने से ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने कोई कारण नहीं दिया है, देयर इज हम्म। नो स्पीकिंग ऑर्डर एंड देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। हम्म। लेकिन एक शासकीय अधिकारी के नाते मैं राज्य शासन के आदेश का पालन करने के लिए विवश होने के कारण खात्मा चाहता। हम्म। ये खात्मे की लैंग्वेज है, हम्म। जिसमें चार्जशीट के पूरे डिटेल आए हैं। और नेक्स्ट डे जो है सीजेएम 6 केसेस में उस कॉग्निजेंस ले लेता है, उन्हीं कारणों को देता दिखाते हुए। हम्म। He took the cognizance in all 6 cases. He said 197 is not applicable. Or हम्म। he said that refusal of the permission, there is a, it is not a speaking order and there is no application of mine. हम्म। Hence, the government order of refusal is a null and void. तो मेरा ये कहना है कि ये इतने दुष्ट लोग हैं कि इन्होंने शासकीय कर्मचारियों को अपना चरण सेवक बना लिया है, और हम विद्वान लोग जो है इनके चरण सेवक बने हुए हैं। छोटे से लाभ के लिए कोई अच्छी सी पोस्टिंग मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो हम लोग अपने आप को अच्छा विद्वान कहें। हमें शर्म आना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ी पीड़ा ही यही है कि हमें लज्जा ही नहीं आती है। सही बात अच्छा है। भाई, ये बताइए कि ये जो राजनेता हैं, हम्म। इन्होंने कितना घटिया एक कानून बनाया है, जिसको कहते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 एंड 1951। ये दो कानून है हम्म। जिसके तहत पूरी पार्टी सिस्टम और ये मक्कारी और बदमाशी लाई है। कितना घटिया तरीके से कानून बनाया गया कि आज सभी राजनीतिक पार्टियां, वो हम्म। जो है प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, फैमिली की कंपनियां बन गई हैं। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को खुद तो जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री रहना ही था, अपने बच्चों को भी बनाना था। हम्म। तो इस व्यक्ति ने कितना धोखा दिया इस देश के साथ। अच्छा, मैं आपसे सही। रविंद्र एक चीज पूछता हूँ कि जब आपने इस देश को बांट ही दिया, हम्म। और इस देश को पिछले 1100 वर्षों से उत्पीड़न झेल रहा था, देश की जो है सोच के साथ, देश की वैदिक ज्ञान के साथ, देश की अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ करके जो है आपको कुंठित किया जा रहा था, उत्पीड़ित किया जा रहा था। जब आप स्वतंत्र होते तो आपकी पहली प्राथमिकता वही होना चाहिए थी कि आपने पुरानी संस्कृति, पुराने संस्कार, पुराने ज्ञान को हम पुनर्जीवित करते। सही बात है। आपको क्या ये मालूम है कि लॉर्ड विलियम और लॉर्ड मैकाले 3 साल तक पूरे भारत देश का भ्रमण करके इन्होंने 1780 पेज की रिपोर्ट फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी। आर यू अवेयर ऑफ इट? हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना, जितना नुकसान हमारा भारत का, पर तो जब हम स्वतंत्र नहीं थे उतना तब नहीं हुआ, जब जब जितना ये मैकाले की जो एजुकेशन प्रणाली ने उससे हमारी संस्कृति बर्बाद कर दी ना। आपको मालूम है कि लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम ने जो 1780 पेज की रिपोर्ट थी, उसके ओपनिंग रिमार्क में क्या कहा था? नहीं, वो तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, लॉर्ड
Macaulay and Billiard have written that I have traveled in the every nook and corner of India. I have not found a single beggar. हम्म Do you know what he said about the Gurukul system of India? हम्म उन्होंने कहा कि साउथ में लिटरेसी वाज 97 to 99% और नॉर्थ में सबसे कम थी 88%, हम्म and 57% of the Gurukul were headed by the ladies in south. यस तो फिर वहाँ पार्लियामेंट में पूछा गया कि आपने इनके बारे में तो बताया है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द ब्रिटेन, हम्म आपको कुछ जानकारी ब्रिटेन के बारे में भी है क्या? तो उन्होंने कहा हमने ब्रिटेन के सिस्टम को भी स्टडी किया है और ब्रिटेन की लिटरेसी उस समय 17% थी, केवल 17%, और सप्ताह में केवल एक दिन स्कूल लगता था जिसे संडे स्कूल कहते थे, और हम्म उसमें मात्र बाइबल पढ़ाई जाती थी। जबकि ये 1780 पेजेस में कहा गया कि यहाँ के गुरुकुल सिस्टम और विश्वविद्यालय सिस्टम भी थे जिसके तहत 18 विधाओं में पारंगतता प्राप्त थी, सुपर एक्सीलेंस प्राप्त थी। या मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉर्ड मैकाले कह रहे हैं इन ए रिपोर्ट व्हिच हैज बीन सबमिटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1835। हम्म बात समझ रहे हैं ना? हाँ तो उसमें एक अंग्रेज, आई थिंक कर्नल क्यूट या समथिंग वैसे कुछ नाम था उसका, सो ही रोज एंड ही सेड आई करोबरेट। तो जो दूसरे लॉर्ड थे उन्होंने उसे थोड़ा वो किया कि तुम कौन होते हो, ये तो भाई 3 साल तक इन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके रिपोर्ट दी है, तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है, राइट? हम्म तुम किस अथॉरिटी से कह रहे हो कि आई करोबरेट? हम्म सो ही सेड आई पर्सनली फॉट इन ए वार विद हैदर अली हम्म एंड आई वाज कॉट अलाइव। मैं हार हम्म गया था और मुझे जिंदा पकड़ लिया। हम्म तो हैदर अली ने मेरी नाक काट दी। हम्म तो उन्होंने कहा कि तेरी नाक क्यों काटी, तेरी गर्दन क्यों नहीं काटी? तो उन्होंने कहा कि भारतीयों में जिंदा पकड़ने के बाद युद्ध में गर्दन नहीं काटी जाती, नाक काटना ही सबसे बड़ा पनिशमेंट है, राइट? हम्म और फिर मैं अपनी कटी हुई नाक लेके वहां कोई गुरुकुल का नाम बदगाम ऐसा कुछ था, उसमें कोई बलगाम या बदगाम ऐसा कुछ नाम था, उस हम्म गुरुकुल में मैं पहुंचा और मेरी प्लास्टिक सर्जरी की गई। हम्म क्या आप में से कोई बता सकता है कि मेरी नाक की प्लास्टिक सर्जरी हुई है? हम्म मतलब that was the fine kind of the work which was being done in 1835 in Indian Gurukul. That या was the आई एग्री आपने एक रिपोर्ट आई है ओईसीडी की, हाँ हाँ। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, उसमें हम्म, हम 1000 साल तक हम्म, इंडिया का 4% जीडीपी था वर्ल्ड का। हम्म। फिर अंग्रेजों ने वो मैंने हाँ पढ़ी तो है। ये है और क्या उसमें है ये क्या भी पढ़ा है कि हम लोग बहुत लंबे समय तक जो है ना, वी वर द नंबर वन इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। या और एंड आज भी हम लोग, मैं नहीं, आपको लेकिन जैसे लेकिन लेकिन जो आप ये कह रहे हो, क्या भारतवासियों को ये ज्ञान है? हमारे नहीं है, बट अभी हमारे अभी और की करंट जस्ट गवर्नमेंट तो जस्ट बहुत कर जस्ट रही है जस्ट उसके जस्ट लिए। हम्म रविंद्र, मुझे एक तथ्य हम्म आपको बताना है। हम्म हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, हम्म वो डीलिट की डिग्री लेने गए वहां पे कैम्ब्रिज में, तो 45 मिनट तक जो है अंग्रेजों का गुणगान करते रहे। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का खुद का ज्ञान। मतलब जहाँ पे हमारी एजुकेशन और literacy was 99% and we were having the super excellence in 18 dimensions of the knowledge, वहां पर ये दुष्ट व्यक्ति 45 मिनट तक अंग्रेजों का गुणगान कर रहे हैं कि भैया आप आ गए तो हम आपने हमको महान बना दिया, नहीं तो हम तो अनपढ़ गवार व्यक्ति थे। क्या हम कितने अज्ञानी हैं, हमें कितने मूर्ख बनाया गया और कितना मूर्ख बनाया जाएगा? यस आपको नहीं लगता है कि हम सब विद्वान लोग छद्म और दुष्चरित्र के व्यक्ति हैं? हमारे देश के प्रति कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है, हम कुछ नहीं जो है ना करना चाहते हैं। हमारी जो है ना इतनी दुष्टता हमारे ऊपर सवार है, हमें छोटे मोटे लाभ मिल जाए, पोस्टिंग अच्छी मिल जाए और रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छा बेनिफिट मिल जाए, इसके बियॉन्ड हमारी सोच ही नहीं जाती है। हम कितने दुष्ट हैं।
हमारी दुष्टता की बिल्कुल। कोई सीमा होना चाहिए कि या नहीं होना चाहिए? यस यस, आई एग्री विथ यू। और ये हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि ना जिनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ये हमारे नेता बने बैठे हुए हैं। ये टिकट हमेशा गलत लोगों को देते हैं, अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपने नेताओं के बेटों को। आपको ये मालूम है मिस्टर रविंद्र जैन कि जो अभी पार्लियामेंट चल रहा है 2019 से 2024 का, उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज पर देयर ओन एफिडेविट दे आर द पर्सन विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड। यस यस, आई नो। ये आपको मालूम है कि अभी 2022 का जो चुनाव हुआ है, जिसमें 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 व्यक्ति क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। यस, नाउ आई नो। नाउ यूपी विधानसभा इज डोमिनेटेड बाय द criminals। ट्रू। आप कहेंगे नहीं, नेतागिरी में तो छोटे मोटे ऑफेंस कायम हो जाते हैं, तो मैं आपका थोड़ा सा वो भ्रम भी दूर से, हम्म। जो 29% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर हैविंग वेरी हीनस ऑफेंसेस, हम्म। डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, रेप। सही है। इतने दुष्ट हैं हमारे ये राजनेता, इन्हें कोई अच्छा व्यक्ति पसंद ही नहीं आता, और बट यहाँ आपको मूर्ति उसके बनाए लिए जाते हैं। मेरा देखो, जबकि मैं म्यांमार जैसी छोटी जगह में रहता हूँ, साला कोई हम्म। भी केस 1 साल में वहाँ कंप्लीट करना होता है आपको सारे कोर्ट में। जब आपको तक मालूम हमें। है, आपको ये मालूम है, हमने एक क्राइम फ्री भारत का जो है कॉन्सेप्ट नोट बना के एज ए सिटिंग डीजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था 2017 में, अच्छा। राइट, व्हेन आई वाज द डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश। हाँ, आई वो कुड पुलिस आई कुड रिफॉर्म कभी नहीं करेंगे ना, पुलिस रिफॉर्म करेंगे तो उनकी इमेज। इसको इसको सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी बात है। हम्म। 2 साल तक इस पे बहुत रिग्रेस जो है ना, वो इसका परीक्षण हुआ। 2019 में आई वाज सक्सेसफुल टू गेट इट रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पुलिस मिशन। ओके। Ravindra Jain, do you know that project is still being headed by me even after the superannuation? हाँ। वो उसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ आज भी। अच्छा अच्छा। लेकिन 2020 में जब मुझे ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि दुष्ट राजनेता कभी भी अपराध मुक्त भारत को जमीन पे नहीं उतरने देंगे, तब मैंने एक क्राइम फ्री भारत मिशन बनाया। अच्छा। इसके 21 ऑब्जेक्टिव हैं, ये देश बदल गया। फिर हम्म। हमने एक ऐसा मॉडल निकाला कि बिना 5 पैसे खर्च किए 2024 में मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को अपने चंद्रगुप्तों के माध्यम से पराजित कर पाऊंगा। हम्म। मतलब ये कोई हवाई वाली चीज नहीं, क्योंकि नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मैं इतना। आपको आपको जान के ताज्जुब होगा, आई कंडक्टेड 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन फॉर द क्राइम फ्री भारत ओके। सिंगल हैंडेडली। You will be surprised that I am having the MOU with the 53 टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, और उनके बच्चों को मैंने मेजर माइनर इंटर्नशिप कराई है। एंड वी डेवलप लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर क्राइम फ्री भारत, एंड क्राइम फ्री भारत इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव। यस यस, एग्री। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है यूट्यूब चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, उसमें आपको 2200 से अधिक ज्यादा वीडियो मिलेंगे, विच इज एक्सप्लेनिंग कि हम कैसे इस देश को कर मुक्त कर देंगे, कैसे हम इस देश को जो है हम्म, वो कर देंगे, कैसे जो है करेंसी फ्री कर देंगे, कैसे भ्रष्टाचार फ्री कर देंगे, कैसे अपराध मुक्त कर देंगे, कैसे साइबर क्राइम फ्री कर देंगे, कैसे इस दिशा किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़। आज तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में हमारे विद्वान लोग हैं। जैसे यस, अभी गांधी ट्रू। जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ऐसे ही हमारे इंडियन विद्वानों, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में मेरी सोच ये है कि इंटरनेशनल फोर्सेस आइडेंटिफाई सच पीपल, राइट। हम्म। फिर हम्म। उनको जो है विदेश में बुलाते हैं, अच्छे 5 स्टार 7 स्टार होटल में ठहराते हैं, और जितना भी कचरा जो है ना उन्होंने डॉक्यूमेंट्री और इससे और उससे बना के जो है ना उनके दिमाग में भर देते हैं, राइट। बिल्कुल ट्रू ट्रू। एंड ये हमारे विद्वान लोग सिंसियरली स्टार्ट बिलीविंग इन द बुलशिट विच इज डेलिबरेटली बीइंग पम्प्ड इन, राइट। या। फिर इनसे एक आधा आर्टिकल लिखवाते हैं, उस आर्टिकल को इंटरनेशनल जर्नल में छपवाते हैं, फिर एक मैग्सेसे जैसा कोई अवार्ड भी आपको दे देते हैं और आपको सेलिब्रिटी बना देते हैं,
और फिर जो घटिया चीजें हैं वो आपके माध्यम से आपसे कहलवा के देश पे थपवा देते हैं। सही आज है। बदले हुए परिदृश्य में मुझे एम एस स्वामीनाथन ऐसी ही साजिश के शिकार व्यक्ति दिखते हैं जिनको हम हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। हम्म। आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री विथ माय एनालिसिस, या आई बट एग्री। मुझे लगता है कि एम एस स्वामीनाथन ने देश के साथ जानबूझ के दगा नहीं किया होगा, हम्म। लेकिन इतनी बुलशिट आपके दिमाग में भर दी कि यू सिंसियरली स्टार्ट बिलीविंग दैट। यस शुरू एग्री। मतलब सो आई विल नॉट से दैट ही वाज एंटी नेशनल एंड इट वाज प्रोजेक्टेड के साथ वैसा है। अरे जो चीज आज घातक है, जो आज हमारी जमीन को ऊसर बना रही है, वो डे वन पे भी घातक थी, यस यस। केवल हमारी समझ ठीक नहीं थी। आप डू यू एग्री? Yeah, I agree, sir. I spent 28 years in pharma industry, this allopathic medicine. I myself never take allopathic medicine. It is good only in acute cases. Otherwise, it's a business. So these people ये like they, देखिए, आप जो है, जो हमने एलोपैथी को महान बना दिया, एलोपैथी इज द साइंस ऑफ इमरजेंसी ओनली। yes, और उन डॉक्टर्स को महान कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ना तो कोई मेडिसिन इन्वेंट की, ना कोई इक्विपमेंट इन्वेंट किया, वो तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने किया। hmm, और वो लोग जो है ना अपना काला बैग लेके इनको समझाने आते हैं, ये दुष्ट डॉक्टर जो है ना उन्हें ठीक ढंग से सुनते भी नहीं। सही बात है। वो एमआर उनको बताता है कि सर इसके कितने लाभ हैं, कितने नुकसान है, व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज। या क्या डॉक्टर आपको बताता है कि ये जो मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूँ इससे आप पागल हो जाएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं बताता हूँ। तो आप सर कितने इंदौर दुष्ट में हैं। ही रहते हैं ना? अपन एक दिन मिले। नहीं, आई एम एट भोपाल। ओके। आई एम एट भोपाल, आप आइए। अब कब जा रहे हैं वहाँ पे बर्मा? हाँ, मैं 13 तारीख को रात को निकलूंगा यहाँ से तो दिल्ली। उसके पहले एक आध दिन आ जाइए। कुछ इंदौर और भोपाल में ज्यादा दूरी तो है नहीं, देश ठीक के है, समझ के होता है लिए तो आई मैं थिंक। बताता हूँ आपको इफ माय प्लान, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू। अभी प्रवासी भारतीय देश दिवस है, फिर हमारा गोपियो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ये पीपल। प्रवासी भारतीय दिवस भी दुष्टता पूर्वक प्रवासी भारतीयों को अपनी जेब में रखने के लिए मनाया जा रहा ठीक है, चलो अभी को देखो, एक दिन में कुछ नहीं, 75 साल की गंदगी साफ करने में बहुत है। टाइम 75 लगेगा। साल की जिंदगी 2024 में साफ साफ हो रही है। मिस्टर रविंद्र जैन, यू आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन, आई विल सेंड ए लिंक, यू जस्ट ओके, श्योर श्योर राइट, श्योर। एंड ओके सर, लेट्स नाइस ऑल टॉकिंग विथ यू। let's all good sensible people should join hands to change this nation। या श्योर। मैंने प्रतिज्ञा की है कि 2024 के जनरल चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करूंगा, ये मैथ्यू रणगुप्त का संकल्प। चलो, आई एम विथ यू, आप सेंड मी लिंक। ओके सर, थैंक राइट, यू, ओके हैव ए गुड डे। ओके, जय हिंद, जय भारत।